जा सकता है। जैसे बर्ड फेस्टिवल होता है। अब मैं सोचता हूँ जैसा आपने कहा कि यहाँ ऐसी ऐसी बर्ड आती है जो शायद कहीं दिखाई नहीं देती है। और मैं सोचता हूँ कि दुनिया में पक्षी प्रेमियों की कोई कमी नहीं है। जैसे पक्षी 2500, 3000, 10,000 किलोमीटर चल करके आ जाते हैं, वैसे पक्षी प्रेमी को भी ये पता लग जाता है कि यहाँ इस प्रकार के पक्षी दिखाई देते हैं। वो कितने ही किलोमीटर चल करके आपके यहाँ निश्चित रूप से उस फंक्शन में आ जाएगा। क्योंकि मैं अपने शहर में अनुभव करता हूँ। मेरे यहाँ मेनार गांव एक छोटा सा, उस मेनार गांव में जिस प्रकार के बर्ड फेस्टिवल का मनाते हैं, मैं सोचता हूँ ये जो मल्टी डाइवर्सिटी जो एरिया है और बर्ड्स को और उसके अंडे देने के लिए जिस प्रकार की सुरक्षित जगह चाहिए, वो वेटलैंड जब तक आपका सुरक्षित नहीं होगा तब तक उनकी ग्रोथ नहीं होगी। सीजनल तो आ सकते हैं और सीजनल आकर के वापस भी जा सकते हैं, लेकिन निरंतर तो तब होगी जब उसको वेटलैंड जो बिल्कुल सुरक्षित मिलेगा ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। तो ये मैं सोचता हूँ कि जो मेरा मेनार का, जिसको हमने बर्ड फेस्टिवल के माध्यम से दुनिया में आज उसकी पहचान बना दी, और उसके कारण से इतने विदेशी पर्यटक जो है ना, केवल उस छोटे से गांव में जिसमें कुछ भी नहीं है, केवल और केवल वो तरह तरह की चिड़ियाएं हैं जिनको हमने कभी देखा ही नहीं। कोई साइबेरिया से आती है, कोई कहाँ से आती है, कोई कहाँ से आती है। तो मैं सोचता हूँ एक तो इसको डेवलप करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर ये पर्यटन केंद्र कैसे बने, इस पर्यटन केंद्र के लिए सबसे पहला आवागमन के साधन अच्छे हो ताकि यहाँ लोग पहुँच सकें, और आने के बाद यहाँ रुकने के भी साधन हो। तो मैं सोचता हूँ बाकी साधनों की चिंता में लो। पेइंग गेस्ट हाउस हमारे यहाँ उदयपुर में एक बहुत बड़ा कल्चर है। लोग अपने घरों में ही आने वाले जितने टूरिस्ट हैं उनको ठहराते हैं, उनको खाना पीना और सारी व्यवस्था भी वही करते हैं, और बड़े आनंद के साथ परिवार के साथ रहते हैं। और यहाँ सबके पास छोट-मोट जमीन है। अगर आपको उनको लॉनिंग दिला दें तो एक एक 2-2 कमरे अपनी जमीन में ही, अगर टूरिस्ट के लिए केवल और केवल टूरिस्ट के लिए वो 2 कमरे निकाल दे, तो मैं सोचता हूँ आने वाला टूरिस्ट यहाँ रुकेगा भी सही और इस झील का पूरा आनंद लेगा। तो एक सेंटर बनेगा। वास्तव में जैसा आपने कहा कि यहाँ इतने प्रकार की मछलियाँ मिलती है, और अभी जो कुछ भी मैं इसमें देख रहा था कि हमारे यहाँ के लोग किस तरह से मछली का आखेट कर रहे हैं, झील में घूम करके और मछलियाँ पकड़ने। और जैसा आपने कहा कि केवल ये मछली का व्यवसाय पूरा आसाम को भी सप्लाई करता है यहाँ से, और जितनी वैरायटी की मछली यहाँ होती है, जैसा आपने कहा कहाँ से आती है यहाँ पता नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति है जो पता नहीं धरती में से किस तरह से उत्पन्न करती है और कैसे वो तैयार होती है, ये तो है। लेकिन उससे भी आपको लगता है कि निश्चित रूप से इस प्रकार की व्यवस्था है। और मैं सोचता हूँ कि किसी भी स्थान के डेवलपमेंट के लिए जब तक आप इस मेले को अन्य प्रकार के कार्यक्रमों से नहीं जोड़ोगे, इसको आप उत्सव मत करो, आप इस उत्सव के साथ इसको मेला करो, इसमें गांव का आदमी आकर के यहाँ लगी हुई छोटी मोटी दुकानों के सहारे अपनी आवश्यकता की सामग्री भी खरीद सके और चल करके यहाँ देखे। और फिर आमोद प्रमोद के जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, मैं सोचता हूँ वो यहाँ अधिकांश बच्चों के कंपटीशन हो, विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं के कंपटीशन हो, चित्रकारी हो सकती है, यहाँ के बारे में कुछ लिखने के बारे में हो सकती है। तो एक एक्टिविटीज नहीं चाहिए, यहाँ कई प्रकार की एक्टिविटीज से ये स्थान को कैसे जोड़ा जाए ताकि वर्ष में कई बार या विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो। और मैं सोचता हूँ इन कार्यक्रमों के माध्यम से ही यहाँ जो आसपास में लोग रहते हैं उनका आर्थिक उन्नयन होगा, और हम और आप सब इस बारे में चिंतित हैं कि लोगों का आर्थिक उन्नयन कैसे हो। जहाँ संस्कृति को जाने, अपने अतीत को जाने, वो तो आवश्यक है। मुझे बताया है कि आपके विश्वविद्यालय ने अभी 3 दिनों में कुछ शैक्षणिक सत्र करने का भी आपने सोचा है कि इस झील का इतिहास क्या है, इसके बारे में विचार करने के लिए आपने कुछ विषय रखा है। मैं सोचता हूँ इसके सांस्कृतिक धरोहर को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका भी विषय हो सकता है। ये पर्यटन केंद्र बने, इसके लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, वो लोगों के द्वारा आ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं जो मैं यहाँ भाषण दे रहा हूँ वही सब जानकार थे। यहाँ कई विद्वान लोग नीचे बैठे हैं
उनको मौका नहीं मिला, नहीं तो वो भी बहुत अच्छे सुझाव दे सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ ऐसे अच्छे लोगों के सुझावों को भी आमंत्रित करो कि हम इस कार्यक्रम को, इस उत्सव को कैसे जनता लिए, सबके लिए आकर्षण का केंद्र बना सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि वास्तव में मैंने तो देखा नहीं, पर बारिश के समय मैं भी आके देखूंगा। इतनी बड़ी झील जैसा इसमें दिखाई दिया, इतना पानी का अंबार देख करके और इतनी उथड़ी कि वो वापस खाली भी हो जाती है और लोग इसका फसल पैदा भी कर लेते हैं और वापस पानी आ जाता है। तो कोई न कोई चमत्कार तो प्रभु का है। लेकिन वास्तव में इस स्थान के बारे में आपने प्रयत्न किया, आपके मित्रों ने प्रयत्न किया, जिन्होंने किया मैं उनका बहुत बहुत नमन और स्वागत करता हूँ कि आपने एक अच्छी शुरुआत की है। मैं सोचता हूँ भारत को जानो और समझो, ये भारत ऐसे ही समझा जाए। हमारे यहाँ ईश्वर ने इस प्रकार की वस्तुएं बनाई है जो शायद दुनिया के लोगों को देखने का मौका ही नहीं मिलता है ना। मैं सोचता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा रिसर्च है, आपकी यूनिवर्सिटी इस बारे में कोशिश करे कि आपके बच्चों को इसके ऊपर पीएचडी लेने के लिए अलग अलग क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं, ताकि यहाँ बच्चे पीएचडी लेकर के अपने थीसिस के माध्यम से दुनिया के पास उस ज्ञान को भी पहुँचा सके कि आखिर ये झील है क्या, यहाँ की ये जो झील का आवश्यकता और उसकी उपयोगिता क्या है, इसके आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं सोचता हूँ कि केवल और केवल यहाँ विभिन्न प्रकार की आज कई कल्चर कार्यक्रम भी है, जो मैं सोचता हूँ वैसे भी आसाम कल्चरल दृष्टि से तो बहुत आसमान छुए हुए हैं। यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम को देख के लगता है, यहाँ की वेशभूषा को देख के लगता है, यहाँ के कलर को देख के लगता है कि यार ऐसा कलर भी होता है क्या। हम लोग तो वहाँ ऐसा कलर देखते ही नहीं है ना। कलर की जो शाइनिंग है, जिस प्रकार की वेशभूषा है, जिस प्रकार के कार्यक्रम है, और कार्यक्रम के द्वारा अतीत से वर्तमान को जोड़ने का जो तरीका है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग अगर अपने देश में आज भी बहुत खुशहाल लगते हैं तो हमने अपने अतीत को वर्तमान से जोड़ा और भविष्य के निर्माण के बारे में देश के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि 2047 में भारत दुनिया का नंबर 1 का आर्थिक दृष्टि का देश बनेगा। अगर भारत आर्थिक दृष्टि से एक बनेगा तो कब बनेगा? केवल कुछ लोगों के अच्छे बनने से नहीं बनेगा। सर्व सामान्य व्यक्ति यहाँ का आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनेगा, तभी देश मजबूत बनेगा। और उसके लिए ये जो विभिन्न कार्यक्रम जिस प्रकार के आयोजन होते हैं, है ना, वास्तव में मैं भी 40 साल 45 साल से राजनीति में काम करता हूँ, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि हम उस इंग्लैंड को भी आर्थिक दृष्टि से पीछे कर देंगे जिसने 200 साल तक हम पर राज किया। हमने उस इंग्लैंड को जो 5वें स्थान पर हम पहुंचे उसको पीछे हटा करके हम 5वें स्थान पर आए हैं। और अभी तो आपका जो सारा विश्व का आर्थिक ढांचे का जो विश्लेषण आ रहा है, उससे लगता है कि आपकी जो जीडीपी ग्रोथ जिस प्रकार से है और जापान की जीडीपी जिस प्रकार से नीचे जा रही है, आने वाले इसी साल के दिसंबर तक हम चौथी शक्ति के रूप में बनकर के दुनिया के सामने आ जाएंगे। इसका मतलब हमारे में दम है, पर इसके लिए प्रयत्न सबको करना पड़ेगा। ये एक छोटा सा जगह है, लेकिन ये आर्थिक दृष्टि का हब बन सकता है। और आप वहाँ डोनर डिपार्टमेंट में बैठते हो, संयुक्त सचिव महोदय हो, मैं सोचता हूँ कुछ अच्छे लोगों को भेज करके इसका पूरा ब्लू प्रिंट बनाएं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं सरकार की मदद मिले, समाज भी मदद करता है। जब इस प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं तो समाज के डोनर भी उसके साथ जुड़ करके इसको उठाने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं सोचता हूँ सब दृष्टि से प्रयत्न करना चाहिए। मैं वीसी साहब आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरे को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया। मैं भाग्यशाली हूँ। जब तक भाग्य का उदय नहीं होता दोस्तों, ये इसमें आना भी संभव नहीं होता। मैं आया हूँ तो कोई ईश्वरीय योगदान भी है कि जिसके कारण से मैं आया हूँ, और आया हूँ तो आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगा, इस बारे में निश्चित होगा। पूरी कोशिश जो मुझसे हो सकती है मैं उससे भी आपका बराबर साथ देने का प्रयत्न करूंगा। केवल योजना बनाने का काम ये आप बना करके इसको ब्लूप्रिंट को लाएं, और वापस हम तब आएंगे जब ये वापस में एशिया की नंबर 2 की झील को देखने का मौका जब मिलेगा, इसमें कभी नौकायन करने का भी मौका मिलेगा, तब वास्तव में लगेगा कि वास्तव में प्रगति की गोद में क्या सुनहरी जगह दी है, जो वास्तव में आदमी देख करके अपने आप को भूल जाता है। तो मैं सोचता हूँ आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हो कि इसी के आसपास आप रहते हो और यहाँ आते हो। और MP साहब आपको धन्यवाद। अगर वास्तव में ये रोड का निर्माण नहीं होता ना तो हम और आप यहाँ नहीं आते। हम यहाँ तक पहुँचे इसलिए कि रोड बन गई है।
अब इसको और कैसे अच्छे से अच्छे चारों तरफ से जोड़ा जाए, इसके बारे में जितना प्रयत्न होगा, और मैं चाहता हूं कि सारी की सारी झील की रिंग रोड बन करके इसको देखने के लिए चारों तरफ व्यक्ति घूम सके, उस रिंग रोड को कैसे तैयार की जाए ताकि लोगों को देख करके लगे कि हाँ हम कहीं घूम रहे हैं तो वास्तव में कैसी जगह है। और मैं सोचता हूँ रिंग रोड के लिए आपको प्रयत्न सबसे पहले करना चाहिए ताकि कम से कम एक तरह से इसके चारों तरफ टूरिस्ट को घूमने का अवसर मिले, और जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि कुछ स्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है, कुछ हो सकता है, तो लोगों को उस स्थान पर आकर के रुकने का एक तरह से मौका मिले। मेरे यहाँ पेइंग गेस्ट हाउस सबसे बड़ा व्यवसाय है, उदयपुर का सबसे बड़ा टूरिस्ट सेंटर माना जाता है, पर उसे होटलों से इतने लोगों को हम न ठहरा सकते न कुछ नहीं, और उन होटलों में ठहरना सामान्य व्यक्ति की बात के बाहर है, वो वहाँ ठहर नहीं सकता, वहाँ का किराया नहीं दे सकता। सामान्य परिवार भी पेइंग गेस्ट हाउस में ठहर करके अपनी क्षमता के अनुसार रुक करके इस जगह का आनंद ले सकता है और हमारे इस टूरिस्ट पॉइंट को विकसित कर सकता है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, मुझे समय बताया था 11 बजे, मैंने कहा संभव नहीं होगा क्योंकि मैं पास के जिले के अंदर जो है मेरी कोई मीटिंग थी, मैं लेट पहुंचा, इसलिए आपका जो अखबार में पढ़ा था वो तो 11 ही लिखा हुआ था। लोगों को मेरे कारण से इंतजार करना पड़ा तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरी मजबूरी थी, इसके कारण से लेट हुआ, उससे पहले आ नहीं सकता था, इसलिए क्षमा करें। और आप और सब मिल के कोशिश करें कि एक केवल झील नहीं उठेगी तो सारा आसाम इस झील के सहारे कैसे खड़ा हो, इसके लिए प्रयत्न करें। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद सर, आपके द्वारा दिए गए इस वचनों के